में मूलतः जब ये कानून लागू होता है वो किसी भी स्टेट पे किस तारीख से लागू होगा उसको तय करना, इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में ये अभी तक लागू नहीं हो पाया था, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव केस से उनके जो भी नीतिगत उन्होंने निर्णय लिए हैं उसको लागू करने के लिए ये लॉ लाया जा रहा है। लेकिन महोदय, ये बहुत ही सुनहरा अवसर था कि इसके अंदर 3 ऐसे प्रमुख बिंदु थे जिसके ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन करके इस देश को एक अच्छी दिशा देने का काम कर सकते थे। मैं यहां पे जरूर कहना चाहता हूं कि महिलाओं का एक बड़ा तबका सत्ता पक्ष को वोट देने का काम करता है, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया गया है। इसका एक सीधा उदाहरण मैं इस बिल के जरिए देना चाहता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, सूरत हाल भी बदलनी चाहिए। और सूरत हाल कैसे बदल सकती थी, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। एक, न्यायपालिका में विषम लिंग अनुपात है, इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगा। दूसरा, फैमिली कोर्ट में, और दूसरा ये जो अपील अदालतें हैं फैमिली कोर्ट में, इनकी स्थापना में एक प्रमुख आवश्यकता यह भी है कि ये जिले के जो इनके पास जो है जो अवमानना होती है कोर्ट की, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की शक्ति हो। और तीसरा, जो परामर्शदाता होते हैं, जो मैरिज काउंसलर होते हैं, उनका जो समय नियम तय किया गया है 3 महीने का, उसको बढ़ाने का। सबसे पहले आते हैं जो ये लिंग अनुपात की बात है महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बिल में यह लिखा गया है कि न्यायपालिका में इसके सेक्शन 4 में 4B के तहत यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इन सिलेक्टिंग द पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू वुमेन। यानी कि जब जजेस को सिलेक्ट किया जाएगा तो एक श्रेष्ठता यानी कि ज्यादा वरीयता जो है महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिसाब से लिंग अनुपात महिलाओं का ज्यादा होना चाहिए अगर वरीयताएं दी जाएंगी। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जो भी जज हैं वो ज्यादातर महिलाएं नहीं हैं। करीब 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस प्राविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय परिवार न्यायालयों में महज न्यायाधीश की कुर्सी पर मात्र 20% से कम महिलाएं हैं। बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने महिलाओं के ही मुद्दे को लेकर के रिजाइन कर दिया था साहब, लेकिन आज इतने सालों बाद भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। स्पीकर सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न्याय विभाग की वेबसाइट के अनुसार निचली अदालतों में केवल 30% महिलाएं, उच्च अदालतों में 11.5% महिलाएं। सभी उच्च न्यायालय में 627 न्यायाधीशों में से केवल 66 महिलाएं हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है जब हम ये कहते हैं कि सारा महिलाओं का वोट हमको मिलने का काम होता है। कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे कामकाजी शक्ति का लगभग 10% अभी भी जो है यह महिलाओं के हाथ में ही है। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ उच्च न्यायालयों में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। और तो और सर, सिर्फ शीर्ष उच्चतम न्यायालयों में 33 न्यायाधीशों में से सिर्फ 4 महिलाएं न्यायाधीश हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और इस पर यह मौका मिला हुआ था कि इस बिल में एक संशोधन किया जाए और इन महिलाओं को और सशक्तिकरण दिया जाए ताकि फैमिली कोर्ट में उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो। सर, मैं 5 मिनट और लूंगा। पिछले 15 वर्ष के आंकड़े ये दिखाते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम रहा है। 2006 और 2021 में के बीच 150 महिलाएं न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनमें से 84 पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुकी थी और 66 अभी सेवारत हैं। सब महिलाओं को उन सभी जगहों पर सेवारत होना चाहिए जहां उनके, आपके और समाज के लिए निर्णय लिया जा रहा हो। जैसे कि इस कोर्ट में जिस बिल पे अभी हम फैमिली कोर्ट की बात कर रहे हैं, अपील अदालतों में, ये मेरा दूसरा मुद्दा है सर। अपील अदालतों में फैमिली कोर्ट के बेंच की स्थापना एक बहुत ही आवश्यक जरूरत है। होता क्या है सर, इस पे जो जिले स्तर पे जो पारिवारिक न्यायालयों में किए गए फैसले होते हैं, जो समान सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं, उन पर उनकी अपील के मामलों का फैसला करने में उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि सर एक परिवार न्यायालय के पास एक सीमित दायरा रहता है और उसमें उस क्षेत्राधिकार में वो काम करते हैं।
और इसमें जब अवमानना होती है इस कोर्ट में, उनके किसी भी आदेश की जब अवमानना होती है तो उसको सीरियसली कोई नहीं लेता, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि किसी भी मैजिस्ट्रेट की बेंच में और ज्यादा पावर होती है, या एक वो दीवानी अदालत में अपने आप को और सुरक्षित और मजबूत पाते हैं और उसका पालन करने में वो अपने आप को ज्यादा निपुण दिखाने का काम करते हैं। और अगर हम इसी चीज को जो है जहां पे इसको हम अगर मजबूत करना चाहते हैं तो इनको हमें मैजिस्ट्रेट और इन अदालतों में भी हमें जगह दे करके इनको स्थापित करने की जरूरत होगी। होता क्या है सर, अगर याचिकाकर्ता पुरुष है और उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपको भरण पोषण का भार उठाना पड़ेगा, वो तभी भी उसको नजरअंदाज इसलिए कर देता है क्योंकि उसको पता है इस अदालत के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको इन्फोर्स कर सके। तो सर ये मौका मिला हुआ था जो कि सरकार ने इस समय जब ये संशोधन ला रहे थे तो इसको करना चाहिए था, लेकिन इस मौके को गंवाने का काम किया है। तीसरा, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं यानी कि परामर्शदाता जो होते हैं, उनका सर 3 महीने का जो है जो भी पीड़ित होता है उसके साथ 3 महीने तक उनको लगाया जाता है ताकि उनकी समस्याओं को समझने का काम करें और उनको मदद करें, मैरिज काउंसलिंग दें। लेकिन सर होता क्या, अगर कोई मामला 3 महीने से अधिक चला जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि वो परामर्शदाता यानी कि मैरिज काउंसलर बदल जाता है, नए सिरे से उन्हें अपनी पूरी विडंबना उनको बतानी पड़ती है, उसको समझने में समय भी लगता है, और ये इस लॉ में एक गहरी खामी है जिसको दूर करने का एक मौका मिला था, जिसको करना चाहिए था। सर मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं और मैं कंक्लूजन की तरफ आ गया हूं। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप फैमिली कोर्ट से ही शुरुआत करिए, महिलाओं को इसमें आरक्षण दीजिए। आप, ये उनके भविष्य की बात है। यहां पे सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। हमारा क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान देश है, और जायज सी बात है जब बेंच पूरी पुरुष रहेगी या उसमें ज्यादातर लोग जो है पुरुष लिंग के रहेंगे तो महिलाओं की बातें कम सुनी जाएंगी। हम महिला सशक्तिकरण की बात जरूर करते हैं, हम बाबा साहब की बात जरूर करते हैं, हम महिलाओं का वोट लेने के लिए उनके बारे में बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं, लेकिन जहां पे भी सर महिलाओं के हित की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर बैठते हैं और पीछे हट जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय लॉ मिनिस्टर जी से यह निवेदन है कि इस पर पुनः जाकर के विचार करें और इस पे महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए विचार करें। हालांकि वैसे तो ओबीसी और एससी की भी बात मैं कर सकता हूं जिनको कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि ये बिल महिलाओं का है इसलिए मैं इस पे सीमित रहूंगा, लेकिन यहां पे इस मंच के माध्यम से उस पर भी विचार करने के लिए जरूर बोलूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।